So this is your computer network chapter from NCERT, right? हम इसमें पढ़ चुके हैं different types of network क्या होते हैं, network devices क्या होते हैं, we did protocols and we did topologies, right? Now is the thing कि आपके पास जो internet है वो क्या है? So हमने internet के बारे में पढ़ा था last time भी कि internet is the widest network we have जिसमें हम internet connection use करते हैं with the help of what? With the help of ISP, Internet Service Provider, right? Then we discussed the applications of internet जिसमें हमने वर्ल्ड वाइड वेब डिस्कस किया था, यूआरएल और डोमेन नेम क्या होता है ये डिस्कस किया था. We discussed about the email and stuff and then chat. So आपके पास इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत बेसिक बेसिक सी हैं which we use in day to day life, लेकिन आपको जब पेपर में आंसर करना होता है तो उसकी स्पेसिफिक चीजें आपको पता होनी चाहिए. इसलिए it's very important to read the chapter thoroughly. That's why I'm reading the chapter with you ताकि कोई भी ऐसा important term मिस ना हो जाए जो आपको समझ में ना आया हो कि क्या होता है. ठीक है? So now the next thing we have to study is website. तो वेबसाइट क्या होती है? देखो वी नो कि एक वेबसाइट क्या होती है, इट इज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एंड उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं जिनको हम वेब पेजेस कह सकते हैं. सो वेब पेजेस की हेल्प से आप अपनी जो बात है, जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो अपने क्लाइंट तक पहुंचा सकते हो, है ना? जैसे कि हमारी भी वेबसाइट है, अगर आप ओपन करते हो www.alcoders.co.in, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. इफ यू ओपन दैट साइट यू गेट टू नो द साइट. अब साइट पे क्या है, डिफरेंट पेजेस हैं जो आपको बता रहे हैं कि भाई एएल कोडर्स क्या है, एईसी क्या है. सो थिंग्स अबाउट अस आर टोल्ड ओवर देयर. ठीक है? तो किसी की भी वेबसाइट होती है तो वो बेसिकली एक पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन कर रही होती है, किसी चीज को. अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो वो आपके प्रोडक्ट्स को शो कर रही होती है, अगर बुकिंग की वेबसाइट है तो अकॉर्डिंगली होता है. बट अ वेबसाइट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. तो इसमें जो पहला पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे लिंक्स होते हैं और उन लिंक्स के थ्रू आप different pages पे जा सकते हो. So each one of us might have visited one or the other website. A website is, in general, contains information organized in multiple pages for an organization, right? A website can also be created for a particular purpose, theme, or to provide a service. So it can be made for a particular purpose or to provide a service. So it is usually referred as a collection of web pages related through hyperlinks and saved on a web server. So website save कहाँ पे होती है? Web server. देखते हैं किसकी help से हो आप? Web browser की help से. So web browser is the software जिसकी help से हम websites को ओपन कर सकते हैं. सो आप मुझे बताइए कोई भी दो नाम किसी भी पॉपुलर वेब ब्राउजर्स के, या कौन सा वेब ब्राउजर आप यूज करते हो. ठीक है? सो व्हाट इज द नेम ऑफ द वेब ब्राउजर यूज्ड बाय यू? सो फ्यू कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर्स आर, वी यूज गूगल क्रोम. आजकल पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था जो ज्यादा यूज नहीं होता था, बट अब माइक्रोसॉफ्ट हैज गिवन यू एज व्हिच इज बेटर. सो वी यूज एज, लाइक आई एम यूजिंग एज राइट नाउ. देन वी हैव सफारी. इन मैकबुक यू यूज सफारी. देन यू हैव क्रोम तो हो गया, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स. ठीक है? और भी होते हैं जैसे ब्रेव. दीज आर ऑल वेब ब्राउजर्स जिनके अंदर हम अपनी वेबसाइट्स को देख सकते हैं. सो ऑल्सो द वेब pages of a website are integrated under one domain name and have a common theme and template. For example, the website of NCERT will have all the pages related to the NCERT, textbook, syllabus, events, and all such stuff is there. So address of the website is called URL. ठीक है? वो हम ब्राउजर में लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और हमारी साइट ओपन हो जाती है. पर्पस क्या होता है वेबसाइट का? क्योंकि हर चीज आजकल इंटरनेट पे है, हमें कुछ भी ढूंढना होता है हम सबसे पहले इंटरनेट पे सर्च करते हैं. आपको अपने लिए कोई बेस्ट कोर्स ढूंढना है, आपको शॉपिंग करनी है, आपको कुछ भी लेना है, सो यू जस्ट गो टू द इंटरनेट एंड सर्च फॉर इट. सो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, राइट? सो वी आर लिविंग इन एन इंटरनेट एरा वेयर द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड. अ वेबसाइट्स पर्पस इज टू मेक द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू पीपल एट लार्ज. तो कहीं पे रह के भी आप लोगों तक पहुंच सकते हो with the help of a website. That's why every business must have a website. For example, a company might like to advertise or sell its products. A government organization may like to publish circulars, float tenders, invite applications, or get feedback from various stakeholders. A website is a means that helps to communicate with people in a specific, transparent, and user-friendly manner. Therefore, while developing a website, the first question is to ask is कि वेबसाइट किस लिए क्रिएट हुई है, why the website is being created, and what should its pages show to the user. सो वेबसाइट क्या है? आपके पास एक यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट जिसमें यूजर को आपके बारे में पता चलता है. सो अपने बारे में लोगों को बताने के लिए भी मेक वेबसाइट्स. मेजर पर्पसेस क्या होते हैं? सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड डिलीवरिंग सर्विसेज.
लाइक मेरा क्या है, आई एम डिलीवरिंग सर्विस, एजुकेशन इज अ सर्विस, राइट? सो दैट इज डिलीवरिंग सर्विसेज. अगर आप अमेजोन पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, दे आर सेलिंग प्रोडक्ट्स. पोस्टिंग एंड फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, विकीपीडिया हो गया, और भी ब्लॉग्स होते हैं जहां पर हम इंफॉर्मेशन पोस्ट कर सकते हैं जो दूसरे देख सकते हैं. कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, लाइक व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है. सो आपके पास वेब में भी आते हैं ये सारे, एंड इनकी हेल्प से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. ईमेल्स है, चैटिंग है. एंटरटेनमेंट पर्पसेस, यूट्यूब हो गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, सो दैट इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस. डिसमिनेटिंग कंटेंट एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो आपको अगर कुछ डाउनलोड करना है या कोई एप्लीकेशन चाहिए, वो भी आपको नेट से मिल सकती है. ठीक है. देन कम्स वेब पेज. क्या है? पार्ट ऑफ योर वेबसाइट. सो वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट ऑन द www दैट इज व्यूड इन द वेब ब्राउजर. ठीक है. बनता किससे है? HTML एंड CSS से. HTML की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. CSS होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसकी हेल्प से आप उसको ज्यादा ब्यूटिफाई कर सकते हो, उसमें कुछ एनिमेशन इफेक्ट्स डाल सकते हो. सो वो सब पॉसिबल हो जाता है CSS की हेल्प से. ठीक है. अब एक वेब पेज में क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है. इट कुड प्रोवाइड यू अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू यूज विद इन द वेबसाइट. ठीक है. अदर इंटरेक्टिव कंटेंट्स कैन बी देयर. सो अब इन्होंने क्या बोला एक्टिविटी की? एनसीईआरटी और स्वयं की वेबसाइट पे जाओ और उनके यूआरएल नोट करो कि क्या है. चलो. एडिशनली वेरियस स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग आर अप्लाइड ऑन अ वेब पेज टू मेक इट अट्रैक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है. सो फर्दर प्रोग्राम कोड्स कॉल्ड स्क्रिप्ट्स आर यूज्ड. अब ठीक है, डिजाइनिंग तो हो गई HTML और CSS पे. तो भाई आपका जो बनना था कोड वो तो बन गया, HTML हो गया, CSS हो गया, दिख तो अच्छा रहा है, पर अब काम भी तो करना है. इट्स लाइक कि एक बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग में पेंट वगैरह हो गया, पर उसके अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए, वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चलना चाहिए, पानी का कनेक्शन होना चाहिए, गैस का कनेक्शन होना चाहिए. सो वी शुड हैव दैट. वो आ जाती है कोडिंग. कोडिंग जो है वो आपकी दो तरफ होती है, एक होती है क्लाइंट साइड, एक होती है सर्वर साइड. अब जिस कंप्यूटर पे वेबसाइट देखी जा रही है वो क्लाइंट है. जहां पर वेबसाइट स्टोर्ड है वो आपका सर्वर है. यहां से जाती है रिक्वेस्ट कि मुझे ये चीज चाहिए, और इधर से आता है रिस्पॉन्स. ठीक है. अब जो कोड यहीं पर एग्जीक्यूट हो जाए, जैसे कि अभी मैं ब्लू कलर से लिख रही हूँ, पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके दूसरा कलर चूज करूंगी तो मैं दूसरे कलर से लिख पाऊंगी, है ना? तो ये कलर चेंज करने के लिए ये सर्वर पे तो नहीं गया होगा ना, ये ओपन क्या हुआ हुआ है? HTTPS, जो भी हमारी साइट है, जहां पे भी हमारी PDF ओपन हुई हुई है, इट्स ऑनलाइन. सो आई एम चेंजिंग दीज थिंग्स. तो ये मेरी मशीन पे चेंज हो रहा है, तो मतलब इसके लिए कोई क्लाइंट साइड कोड होगा जिससे वो चेंज कर पा रहा है. पर अगर मेरे को PDF ही दूसरी खोलनी है इंटरनेट से, तो मैं उस फोल्डर पे जाके दूसरे PDF पे क्लिक करती हूँ जो सर्वर से आएगी मेरे पास. तो वहां पर आपका सर्वर इस्तेमाल होगा. सो जो चीज की कोडिंग सर्वर पे होती है उसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की हेल्प से करते हैं, और जो चीज की कोडिंग उसी मशीन पर एग्जीक्यूट हो सकती है जहां पर हम वेबसाइट को देख रहे हैं, वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हो जाती है. ठीक है. तो अब आपके पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में आपको लैंग्वेजेस याद रखनी है कौन सी हैं. स्क्रिप्ट्स मेक अ वेब पेज इंटरेक्टिव, यूजर कैन इंटरेक्ट विद इट. जावा स्क्रिप्ट सबसे कॉमनली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये दोनों जगह यूज हो जाती है, क्लाइंट साइड पे भी और सर्वर साइड पे भी. सो जावा स्क्रिप्ट कैन बी यूज बोथ ऑन क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड, जबकि आप पाइथन और PHP भी यूज कर सकते हो सर्वर साइड पे. सो वी कैन यूज पाइथन. पाइथन जो यूज होती है वो डी जैंगो में, मतलब जैंगो में यूज होती है, डी साइलेंट होता है. PHP होती है, उसके अलावा ASP भी यूज हो सकती है, JSP भी यूज हो सकती है, बट ये ज्यादा मेजरली कॉमनली यूज लैंग्वेजेस है. सो यू शुड नो कि क्लाइंट साइड में जावास्क्रिप्ट भी है, सर्वर साइड में जावास्क्रिप्ट भी है, और उसके साथ ये बाकी के ऑप्शंस भी है. ठीक है. सो द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज. ये यू वोंट बिलीव दिस क्वेश्चन हैज कम इन एन एग्जाम. ये एक PYQ है. द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड डैश, एंड द आंसर इज होम पेज. तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए कहते हैं कि NCERT पढ़नी जरूर चाहिए, क्योंकि पेपर में NCERT में से किसी भी लाइन को उठा के फिलअप बना देते हैं. It generally contains information and links to all related pages. Each web page has a unique address that is visible in the address bar. Hence, if you want to view a particular web page, तो हम उस पेज पे भी directly जा सकते हैं. The web pages that are linked to form a website share a unique domain name. So हर किसी का अपना एक unique name होता है. ठीक है. Then हमारे पास एक concept आता है static and dynamic web pages का. स्टैटिक वेब पेजेस क्या होते हैं? जो एक बार लोड हो गए सर्वर से, क्लाइंट के पास पेज लोड हो गया, उसके बाद उसमें जो कंटेंट शो हो रहा है उसमें कोई चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स सेम. सो इफ द कंटेंट रिमेन्स सेम, इट इज अ स्टैटिक वेब पेज. सो अ वेब पेज कैन बी स्टैटिक और डायनामिक. A static web page is one whose content always remains static. That means does not change from person to person.
When a web server receives a request for a static web page, it just locates the page on its storage media and sends it to the browser of the client. उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं कि भाई मेरे लिए अलग पेज दिखेगा, किसी और के लिए अलग पेज दिखेगा, वो वही पेज है और वही पेज जाके डिस्प्ले हो जाएगा हर किसी के लिए, ठीक है। नो एडिशनल प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड ऑन द पेज। बट अगर मैं फेसबुक ओपन करती हूँ, अगर मैं ट्विटर ओपन करती हूँ, तो मेरा पेज मेरी प्रोफाइल के हिसाब से आता है ना। अगर मैं अमेजोन ओपन करती हूँ, मैं यूट्यूब ओपन करती हूँ, तो मैं जिस तरह की वीडियोस देखती हूँ वो मुझे उसी तरह की वीडियो सजेस्ट करेगा, तो वो मेरे हिसाब से पेज को शो करता है। सो द पेज चेंजेस एज पर माय इनपुट्स। सो मेरे इनपुट्स के हिसाब से मेरा पेज का जो लुक है, मेरे पेज का जो रिजल्ट है, वो चेंज होता है। दैट इज डायनामिक वेब पेज, ठीक है। So static web page remains the same for all users until someone changes the code manually. तो उसका कोड जो है उसमें कोडिंग ज्यादा होती नहीं है, वो HTML होता है, उसमें जावास्क्रिप्ट यूज ही नहीं हुआ होता है ज्यादा। तो दे आर रिटन इन HTML, CSS and a bit of JavaScript. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग तो होती नहीं है, ठीक है। सो अब आपके पास इसमें से सिर्फ रिक्वेस्ट आती है, रिस्पॉन्स आता है। ऑन द अदर हैंड, अ डायनामिक वेब पेज इज वन इन विच द कंटेंट ऑफ द वेब पेज कैन डिफर फॉर डिफरेंट यूजर्स एज पर आर लॉगिन, हमने कैसे लॉगिन किया उसके हिसाब से हमारे पास अलग चीज आ जाएगी। The difference in content may be because of different choices made by the user. When a request for a dynamic web page is made to the web server, it does not simply retrieve the page and send. उसने सिर्फ उठा के नहीं भेजना है, उसको ये भी देखना है कि किस यूजर ने लॉगिन किया है, कौन सा यूजर पेज को देख रहा है, उसकी सेटिंग्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो पेज जनरेट करेगा और फिर सेंड करेगा। So before sending the requested web page, the server may perform some additional processes like getting information from the database, updating date and time, updating weather information, etc. The content of सब these pages keeps changing frequently. तो changes होते रहते हैं, इसलिए ये dynamic होते हैं और ये complex होते हैं in comparison to static web pages. Can be created using JavaScript, PHP, ASP.NET, Python, Java, Ruby, etc. ये सारी की सारी आपकी server side scripting languages हैं। तो जहां पे भी server side processing की जरूरत होती है basically, वो आपके dynamic web pages हो जाते हैं। So these are complex to construct and design, as the code to perform the additional operations has to be added. Such server-side code allows the server to change its content each time the page is loaded. तो जब भी पेज लोड होता है उसका कंटेंट मॉडिफाई होता है। Further, most dynamic pages are linked to the databases so that each time the page is uploaded, the required information is retrieved from the database. Few common examples are जहाँ पे डेट एंड टाइम शो हो रहा होता है, वेदर रिपोर्ट शो हो रहा होता है, आजकल IPL चल रहा है, IPL के स्कोर शो हो रहे होते हैं, वो आपका डायनामिक वेब पेज है जहां पर आपका IPL का स्कोर शो होता है। तो इसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट जाती है, स्टेप 2 में वो एक प्रोग्राम को कॉल करता है, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जो रिजल्ट आता है वो रिस्पॉन्स में जाता है। तो ऊपर आपने देखा कि स्टार्टिंग में क्या होता है, सिर्फ रिक्वेस्ट गई, वापस रिस्पॉन्स आ गई, काम खत्म। इसमें रिक्वेस्ट जाएगी, कोड एग्जीक्यूट होगा, रिजल्ट जनरेट होगा और फिर वो रिजल्ट वापस जाएगा। सो दैट इज योर डायनामिक वेब पेज। डायग्राम्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान लो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेज, तो आप वर्ड्स में तो लिखोगे ही, पर अगर ये डायग्राम आपने साथ में बना दिए तो आपके आंसर पे क्या कहते हैं, वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इट्स लाइक कि एग्जामिनर चाह के भी नंबर नहीं काटेगा, पर डायग्राम सही होना चाहिए। सो अगर आपने लिखने में एक आधी स्टेटमेंट इधर उधर कर दी तो भी आपको मार्क्स नहीं कटेंगे, बिकॉज आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है कि उसको डायग्राम से ही समझ आ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। सो डायग्राम बनाना जरूरी है, लेकिन वो डायग्राम सही होना भी जरूरी है। गलत डायग्राम बनाने का कोई फायदा नहीं होता। सो इसलिए जब आप प्रैक्टिस करें तो ही डायग्राम की प्रैक्टिस भी साथ साथ कर सकते हो, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेजेस। नेक्स्ट है वेब सर्वर। क्या होता है, जहां पर हमारी वेबसाइट स्टोर होते हैं, क्योंकि एक कॉमन जगह है जहां पर पूरा वेबसाइट का कोड, वेबसाइट के रिसोर्सेज जो हैं, इमेजेस, डेटाबेस, सब कुछ स्टोर्ड है और वहीं से वो सब यूज होता है, ठीक है। सो अ वेब सर्वर इज यूज टू स्टोर एंड डिलीवर द कंटेंट्स ऑफ अ वेबसाइट टू क्लाइंट्स सच एज अ ब्राउजर दैट रिक्वेस्टेड, ठीक है। अ वेब सर्वर कैन बी अ सॉफ्टवेयर और अ हार्डवेयर। तो जहां पर आपकी वेबसाइट स्टोर होती है, जहां से कंटेंट रीड होगा। When talking about a web server as computer hardware, it stores web server software and a website content. तो उसमें हार्डवेयर अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, उसको मैनेज करने के लिए उसमें सॉफ्टवेयर होता है जिसे वेब सर्वर कहते हैं, जैसे कि अपाचे हो गया, टॉम कैट हो गया, IIS हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेब सर्वर्स हैं, AWS हो गया। तो ये आपके वेब सर्वर्स हैं जहां पर साइट स्टोर होती है। साइट्स में क्या क्या होगा, HTML के पेज, इमेजेस, CSS, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, डेटाबेसेस। तो ये सब कुछ स्टोर होता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू इंटरनेट ताकि वो डेटा असेसेबल हो।
When talking about a web server as a software, it is specialized program that understands URLs or web addresses coming as requests from the browser and responds to those requests. The server is assigned a unique domain name so that it can be accessed from anywhere using the domain name. तो हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और ये पूरी चीज आपकी दो ही चीजों पे काम करती है, HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिस्पॉन्स. तो हमने करा था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक वेबसाइट को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ले जाने के लिए. सो क्लाइंट से HTTP रिक्वेस्ट आएगी, सर्वर पे वो प्रोसेस होगी और उसके बाद वो एक रिस्पॉन्स भेजेगा जिसे हम HTTP रिस्पॉन्स कहते हैं और फिर वो पेज जाकर हमारा डिस्प्ले हो जाएगा. बाय चांस अगर वो पेज हमारे पास नहीं है, वो नहीं मिलता है, तो आपके पास ये एरर आता है 404 page not found. That means the website which you're looking for is not available at that URL. तो उस URL पे अवेलेबल नहीं है. ठीक है. वेब सर्वर के एग्जांपल्स आपके पास आपको याद रखने होंगे. वो है, we have Apache as a web server, AWS that is Amazon Web Services, we have Glassfish, Tomcat. इसमें से सबसे ज्यादा कॉमनली जो यूज होता है वो अपाचे यूज होता है एंड देन AWS यूज होता है. माइक्रोसॉफ्ट का है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर. दिस इज आल्सो अ वेब सर्वर व्हिच वी यूज, राइट. तो ये नाम आप याद रख सकते हो. आपको MCQ आ सकता है, which one of the following is not a web server, so you have to choose the odd one out. ठीक है. सो होस्टिंग अ वेबसाइट क्या होता है? देखो, आपने मान लो HTML सीखी, आपने HTML सीखी, आपने CSS सीखा, आप अपने कंप्यूटर पे ही अभी कोड कर रहे हो, आप एक साइट बना रहे हो, आपने बना ली, वो आप देख सकते हो अपने कंप्यूटर पे. यू कैन व्यू इट ऑन योर कंप्यूटर. में अपने कंप्यूटर पे अपनी बनाई हुई वेबसाइट देख सकते हो. बट मैं खुद नहीं देखना चाहती. मैं चाहती हूँ इट शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन, सबको दिखे दुनिया में. और सबको दिखे दुनिया में उसके लिए क्या चाहिए? डोमेन नेम. आपको डोमेन नेम रजिस्टर कराना पड़ता है और आपको सर्वर पे स्पेस खरीदना पड़ता है. तो जब आप सर्वर पे स्पेस खरीदते हो, उसका डोमेन नेम रजिस्टर कराते हो और उसको वहां अपलोड करते हो, तो वो वर्ल्ड में कहीं पे भी असेसेबल होती है जहां पे इंटरनेट होता है. एंड इस पूरे प्रोसीजर को वेब होस्टिंग या होस्टिंग अ वेबसाइट कहते हैं. So web hosting is a service that allows us to put a website or a web page onto the internet and make it part of the World Wide Web. Once a website is created using a hardware server, we need to connect it to the internet so that user across the globe can access. On the other hand, we can rent server resources from the cloud services provided and host our locally created website there. So usually हम सब होस्ट ही करते हैं, मतलब हम किसी ना किसी क्लाउड पे ही डालते हैं, अपना सिस्टम को कोई सर्वर नहीं बनाता. ठीक है. सो यहाँ पर क्या होता है? वी हैव टू अपलोड. अपलोडिंग This is done by uploading the files constituting the website from the local computer onto the space allocated on the server. For this, we have to avail the services of a web hosting service provider. These services for using the server's resources such as RAM, hard disk, bandwidth, etc. are usually paid, and these resources can be increased or decreased as per the load of the website. तो जैसे जैसे आपका साइट का साइज बढ़ता है, लोड बढ़ता है, हमें उसकी जो पेमेंट करनी होती है वो डिफर भी कर सकती है. A web server, whether it is local server or cloud server, when connected to the internet, is assigned a unique numeric address जिसे IP address कहा जाता है, क्योंकि IP address एक ऐसा एड्रेस है जिससे हर चीज को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. Thus, for assessing a website, the user enters the domain through a browser, that is URL. The domain name has to be registered or purchased with an authorized agency. इसकी बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे godaddy.com है, ठीक है, hostinger.com है. तो ये साइट्स पे जाकर आप क्या कर सकते हो? डोमेन नेम परचेज कर सकते हो एंड स्पेस परचेज कर सकते हो. फिर आप अपनी साइट को वहां पे अपलोड कर दोगे तो आपकी साइट होस्ट हो जाती है. सो टू होस्ट अ वेबसाइट यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. Select the web hosting service provider that will provide the web server space as well as the related technologies and services such as database, bandwidth, data backup, firewall support, email service, etc. This has to be done keeping in mind the features and services that we want to offer through our website. तो हमें क्या करना है? ठीक है. तो हम चूज करेंगे कि कहाँ से लेना है. GoDaddy से लेना है, हॉस्टिंजर से लेना है, कोई और ऑप्शन है उससे लेना है. सो चूज दैट. आइडेंटिफाई अ डोमेन नेम. वहां पर फिर आप डोमेन नेम खरीद सकते हो. आपको जो डोमेन नेम चाहिए वो डाल के सर्च करो, आपके पास आ जाएगा अवेलेबल है या नहीं. अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो सजेशन देगा कि इससे मिलते जुलते ये डोमेन्स हैं जो आप ले सकते हो. जैसे अब मेरा क्या है, alcoders.co.in. alcoders.co.in अलग डोमेन है, alcoders.edu अलग होता, alcoders.com अलग होता. ठीक है. सो वो आपके पास अलग अलग डोमेन्स आ जाएंगे. सो वंस वी गेट
When we get web space, create login and appropriate rights and note down IP address to manage your web space. Then you have to upload your files and folders over there, get domain name mapped to the IP address of the web server, and you are all done. So the domain name system is a service that does the mapping between domain name and the IP. फुल फॉर्म पूछी जा सकती है. डोमेन नेम सिस्टम करता क्या है? इसके पास आता है यूआरएल. जब आप एक यूआरएल एंटर करते हो, इसके पास वो यूआरएल पहुंचेगा. ये उस यूआरएल को कन्वर्ट करेगा आईपी एड्रेस में. फिर वो आईपी एड्रेस सर्च होगा, जहां पे मैच करेगा उसको, रिसोर्स को वो लोड करके क्लाइंट के पास वापस भेजेगा. कहाँ पे? ब्राउजर में. सो दिस इज बीइंग वॉच्ड इन अ ब्राउजर. So a browser is a software application that helps us to view the web pages. ठीक है? Examples हमने discuss कर ही लिए हैं, वही examples यहाँ पे लिखे हुए हैं. So it's the same thing. ठीक है? So a web browser essentially displays the HTML documents, which may include text, images, audio, video, hyperlinks that help to navigate the web page to another. So icons आप देख ही रहे हो. ठीक है? So these are your various web browsers. एक पहले यूज होता था Mosaic. ठीक है? Mosaic was the first web browser developed by the National Center for Supercomputing Applications. So this was the first web browser. ये पूछा नहीं जाएगा, पर ये आगे जाके जब आप CUET वगैरह देते हो उसमें भी पूछ सकते हैं, या GK related to computer science में भी पूछा जा सकता है. What was the first web browser? So Mosaic was the first web browser. ठीक है? The initial web browsers like Mosaic used to support HTML documents containing plain text. फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट्स होती गई, उन्होंने इमेजेस सपोर्ट करने शुरू की, फिर वीडियोस, फिर आजकल तो क्या क्या सपोर्ट होता है ना. सो अब आपके पास ऑल्सो हैव कुकीज दैट कैन स्टोर ब्राउजिंग सेटिंग्स डेटा. सो इसमें क्या है, ब्राउजर सेटिंग्स में जब हम आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कुकीज क्या होती है, आप ब्राउजर में क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हो. सो कुकी इज अ टेम्परेरी फाइल. जैसे आपने कोई साइट खोली, उसमें आपके पास चॉइस आया कि आजकल हर साइट में नॉर्मली ये चॉइस आती है कि डार्क मोड चाहिए या लाइट मोड चाहिए. लाइट मोड चाहिए होता है तो बैकग्राउंड व्हाइट आता है, डार्क मोड चाहिए होता है तो बैकग्राउंड ब्लैक आता है. तो ये सेटिंग हम सेव कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम वो उसी सेटिंग से उसको शो करता है ना. सो वो चीज कैसे पॉसिबल है? दैट इज थ्रू ब्राउजर सेटिंग्स. हम कुकीज को अलाउ करते हैं. तो कुकीज आजकल बहुत सारी साइट्स जब आप ओपन करते हो तो पहले पूछता है कि दिस साइट इज यूजिंग कुकीज, डू यू वांट टू अलाउ कुकीज और यू डोंट वांट टू अलाउ कुकीज, या ओनली रिक्वायर्ड कुकीज शुड बी अलाउड. तो हम चेक करते हैं. तो कुकीज जो है वो आपके सिस्टम पे स्टोर होती है एंड आपकी प्रेफरेंसेस को स्टोर करने में हेल्प करती है. ठीक है? सो डेफिनेशन क्या होती है? कुकी इज अ टेम्परेरी फाइल स्टोर्ड एट योर मशीन टू स्टोर यूजर प्रेफरेंसेस. अब मोजिला फायरफॉक्स का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जो कि एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है. ओपन सोर्स वेब ब्राउजर मतलब उस वेब ब्राउजर तो फ्री में अवेलेबल है, उसका कोड भी हमें फ्री में अवेलेबल है. सो कोड ऑफ द ब्राउजर इज ऑल्सो अवेलेबल. So every web browser has got certain settings that define the manner in which the browser will behave. These settings may be with respect of privacy, search engine preferences, download options, auto signature, autofill and autocomplete feature, theme, and much more. Each browser application allows us to change or customize its setting in a user-friendly manner. Let's learn how to change the browser settings using the Mozilla Firefox. तो आपके राइट साइड पे एक बटन होता है सेटिंग्स का. जैसे मैं अगर अभी यहाँ पे भी देखूं, सो ये मेरे पास एज है. एज में अगर मैं ये 3 डॉट्स पे जा रही हूँ तो आप देख रहे हो क्या लिखा है? सेटिंग्स एंड मोर, है ना. सो इफ आई क्लिक ऑन सेटिंग्स एंड मोर, सो आई विल गेट दिस टैब. इसमें ये सेटिंग्स की ऑप्शन है, इस पे जाओगे तो ये आपके ब्राउजर की सेटिंग्स खोल के दे देगा. सो ये जो आपके पास आ गया है, ये सारी ब्राउजर की सेटिंग्स है. इसमें प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी की सेटिंग्स अलग हैं, सर्च एंड सर्विसेज की अलग हैं, जिसमें आपको बाय डिफॉल्ट किसकी नोटिफिकेशन चाहिए, किसकी नहीं चाहिए, अपीयरेंस कैसी चाहिए ब्राउजर की, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, विच थीम यू वांट, साइड बार चाहिए, स्टार्ट, होम एंड न्यू टैब्स क्या होंगे, कुकीज एंड साइट परमिशंस. ठीक है? डिफॉल्ट ब्राउजर आपका कौन सा होना चाहिए? अभी इसका डिफॉल्ट ब्राउजर जो है वो एज है. ठीक है? सो वी कैन चूज ऑल दैट. ये देखो कितनी सारी ऑप्शंस है. सो ये सब यहाँ से सेट किया जा सकता है. इन्होंने किसका दिखाया हुआ है? मोजिला फायरफॉक्स का. मैंने आपको किसका दिखाया अभी? एज का. So from the drop down button, select options. The preference and options window will be displayed in the browser. यहाँ से हम अपनी जो भी सेटिंग्स चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं. ठीक है? सेटिंग्स के ऊपर कभी बोर्ड में कोई क्वेश्चन आया नहीं है वैसे अभी तक. ठीक है? सो अभी तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया. यू माइट बी द फर्स्ट वन टू गेट इट. सो रीडिंग आपको जरूर देनी है इसे. सो ऑन द लेफ्ट साइड देयर आर मल्टीपल पैनल्स टू चूज. जनरल पैनल में होता है कि आप ब्राउजर सेट कर सकते हो, अपीयरेंस सेट कर सकते हो, फाइल्स डाउनलोडिंग की सेटिंग सेट कर सकते हो,
होम पैनल है कि भाई आपका होम पेज ऑफ द ब्राउजर कौन सा होना चाहिए। सर्च पैनल है कि बाय डिफॉल्ट गूगल खुले या बाय डिफॉल्ट कोई और सर्च इंजन खुले। प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी में हम अपना कर सकते हैं कि एनहांस ट्रैकिंग प्रोटेक्शन, फॉर्म्स एंड पासवर्ड्स को कैसे मैनेज करना है, हिस्ट्री एंड एड्रेस बार को कैसे मैनेज करना है, कुकीज के लिए परमिशन है या नहीं है, पॉपअप विंडो जो आती है उसके लिए परमिशन देनी है या नहीं देनी है, वो सब आ जाएगा। ठीक है, and then you have synchronized panel. This panel contains options to set up and manage a Firefox account, which is needed to access all services given by Mozilla. अच्छा, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। सो ये हर ब्राउजर की सेटिंग्स अपनी अपनी होती हैं, पर मेजरली सेटिंग्स में ये आता है कि कुकीज अलाउ करनी है या नहीं, डिफॉल्ट सर्च इंजन कौन सा होना चाहिए, कोई वेबसाइट है जो आप चाहते हो कि ब्राउजर खुलते ही अपने आप खुल जाए, वो आप सेट कर सकते हो। सो ऑल दैट यू कैन सेट इन द सेटिंग्स। ठीक है, ये तो चलो हो गया ब्राउजर का रिलेटेड। अब कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो नॉर्मली काम नहीं करती, उनके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है ब्राउजर के साथ। ठीक है, जैसे कुछ पेजेस आपने कभी नोटिस किए होंगे, जब आप ओपन करते हो तो वो कहता है इट नीड्स अ फ्लैश प्लेयर, योर ब्राउजर डज नॉट हैव इट, सो डू यू वांट टू डाउनलोड द फ्लैश प्लेयर। तो आप यस करते हो तो फ्लैश प्लेयर डाउनलोड होता है, उसके बाद ही वो पेज ओपन हो सकता है। सो इन चीजों को हम एड ऑन्स या प्लगइन्स कहते हैं। आजकल एआई के बहुत सारे एड ऑन्स आ गए हैं, तो आप एआई के प्लगइन्स एड ऑन्स ऐड कर सकते हो ताकि वो आपके कोड को सही बना सकें। या आप ग्रामरली जैसे है तो ग्रामरली इंस्टॉल कर सकते हो ताकि जब भी आप ईमेल लिखो, मैसेज लिखो, तो आपकी ग्रामर ठीक कर दे। सो वो सारे आपके एड-ऑन्स एंड प्लगइन्स हो जाते हैं। सो एड-ऑन्स एंड प्लगइन्स आर द टूल्स दैट हेल्प टू एक्सटेंड एंड मॉडिफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ द ब्राउजर। जिनका काम क्या है? टू एक्सटेंड एंड मॉडिफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ द ब्राउजर। बोथ the tools boost the performance of the browser but are different from each other. अब ये डिफरेंस क्या है, ये 2 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। A plugin is a complete program or maybe a third party software. थर्ड पार्टी का मतलब है कि मैं यूज कर रही हूँ ब्राउजर गूगल का, गूगल क्रोम। ठीक है, तो एक पार्टी में हो गई, एक हो गई गूगल। अब ये जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे ये किसी और ने बनाया है, थर्ड पार्टी हो गया। सो वो हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे ताकि वो हमें हेल्प कर सके बेटर एक्सपीरियंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फ्लैश एंड जावा आर plugins. A flash player is required to play a video in the browser. A plugin is a software that is installed on the host computer and can be used by the browser for multiple functionalities and can even be used by other applications as well. ठीक है, तो जैसे Zoom आपने इंस्टॉल कर लिया तो ब्राउजर से भी Zoom यूज हो जाएगा और Zoom को एज एन डिफरेंट ऐप भी आप यूज कर सकते हो। फ्लैश प्लेयर को आप एज ए डिफरेंट ऐप भी यूज कर सकते हो, ब्राउजर के अंदर भी वीडियो प्ले करने के लिए यूज हो जाएगा। सो दैट इज अ प्लगइन। ऑन द अदर हैंड, एड ऑन एक कंप्लीट प्रोग्राम नहीं, मतलब कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता जो अपने आप में चल सके, वो सिर्फ ब्राउजर के साथ ही चलता है। सो उसका काम है सिर्फ ब्राउजर के फीचर्स को एनहांस करना, वो अपने आप में खुद से अलग से कोई प्रोग्राम नहीं होता। So on the other hand, an add-on is not a complete program and so is used to add only a particular functionality to the browser. An add-on is also referred to as extension of the browser. So इसमें क्या है कि साउंड एंड ग्राफिक्स को थोड़ा बेटर करना है, उसके लिए आप ऐड कर सकते हो। सर्चिंग कैपेबिलिटी में एआई को ऐड करना है तो उसके लिए ऐड कर सकते हो। So to add an extension, click the option button on the top right corner of the browser and select the add-on options. उसमें आपके पास options आ जाएंगे कि क्या क्या extensions available है। वहां पे enabled और disabled होते हैं, तो वहां से आप चूज कर सकते हो किसको आपने enable करना है। So there will be a list of enabled, disabled and recommended extensions. Make the desired selection and close the add-on window. वो आपका ऐड हो जाएगा। इट्स नॉट एन एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर जो आपको इंस्टॉल करना पड़े। तो मेन डिफरेंस क्या है कि plugin is a full-fledged different software which you install and the browser can use it to enhance the functionality of the browser. Add-on is not a separate software, it is just part of the browser जो ब्राउजर की एक एक्सटेंशन है, ब्राउजर के फीचर्स को थोड़ा बेटर बनाता है। ठीक है, देन यू हैव कुकीज। अ कुकी इज अ टेक्स्ट फाइल, एज आई टोल्ड यू। First cookie software was created in 1994 at Netscape for determining whether the person is a first-time visitor or a revisitor of their site. ठीक है? So a cookie is a text file containing a string of information which is transferred by the website to the browser when we browse it. This string of information gets stored in the form of a text file in the browser. The information stored is retransmitted to the server to recognize the user by identifying pages that were visited, choices that were made while browsing various menus on a particular website. It helps in customizing the information that will be displayed. For example, the choice of language, उसका color theme, जो भी वो features उसने choose किए हैं उसके accordingly हम उसको चीजें दिखा सकते हैं. So cookies are usually harmless and they can't access information from the hard disk of a user to transmit. तो उससे वायरस और malware की problem नहीं आती है. It is the browser on our computer which stores and manages the cookies. However, हमारे पास पूरा का पूरा right होता है कि हम कुकीज को डिसेबल कर सकते हैं
ताकि कुकीज क्रिएट ही ना हो। सो इट्स टोटली इन योर हैंड्स, बट आपको याद रखना है कि कुकी होती क्या है। सो दीज आर द टर्म्स विच वी हैव रिलेटेड विद इंटरनेट एंड वेबसाइट्स। सो ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए क्या क्या होती हैं। इन टर्म्स के ऊपर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, टू वर्ड क्वेश्चन, टू वर्ड तो नहीं, टू सेंटेंसेस क्वेश्चन, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन कहते हैं, वो आ सकता है। सो दैट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। सो इसलिए चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देन यू हैव द समरी, समरी में वही सब कुछ बताया हुआ है। सो यू मस्ट रीड समरी। समरी तो मैं कहूंगी कि भाई टाइम टू टाइम हर थोड़े दिन बाद सोच लिया करो कि 15 दिन हो गए तो एक बार समरी को गो थ्रू कर ही लेते हैं। सो यू शुड गो थ्रू इट, ताकि आपका जो कंसेप्ट हैं वो रिफ्रेश होते रहे, ठीक है। सो यू मस्ट डू इट। सो दैट इज अबाउट योर चैप्टर नंबर 5, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स, या आप इसको इंटरनेट एंड वेब कह लो। एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी देयर फॉर 10 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। सो 10 नंबर का आपका ये चैप्टर जो है वो आता है। सो दैट इज इट अबाउट दिस चैप्टर। इसके बाद हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज।